पेज नंबर 461, पेज नंबर 461, पॉइंट सी कल पढ़ा था। सो लेट्स सी द सी। अच्छा, तो इसमें यह था कि एक बंदा जनवरी में रजिस्टर्ड था और फरवरी में क्योंकि ये छोटी इंडस्ट्री बन गया था, इसने अपने आप को क्या करा लिया था, तो इसलिए इसके पास जनवरी में स्टॉक पड़ा हुआ था। पड़ा हुआ स्टॉक आपको पता है परचेज इधर हो गया होता है और सेल इधर होता है। तो परचेज में डाल चुका था, सेल में डाल के 17% हम नहीं लगा सकते थे, तो इसलिए लॉ में करने का अभी ही इसको क्या एज्यूम कर लो, सेल एज्यूम कर लो। परचेज वाला तो हमने पे कराया ना, पे कराए हैं, तो सेल वाला आप रिकवर किए बगैर हम अपने पॉकेट से पे करेंगे। और ये पॉइंट 35 में सी था, वन ऑफ एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड। आपने कोई एक दफा वेले थे, आप 3-4 एसी खरीद के बेच दिए, तो इट इज ऑल्सो टैक्सेबल। वन ऑफ होता है एक दफा किया गया काम। अच्छा जी, आ जाए पेज नंबर 462 पे। द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर, विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर अक्सर लिखा होता है, इसको ब्रैकेट में लेके बात पढ़ लिया करें ताकि बात तो आसान लगे ना। द बोर्ड में स्पेसिफाई अदर ट्रांजेक्शन एज सप्लाई। सप्लाई में हमने कल 4-5 चीजें पढ़ी थी, बोर्ड इसके अलावा कोई और चीज भी सप्लाई में डाल सकता है। ओके, अच्छा जी, टैक्सेबल इधर देखें, टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन आने लगी है। टैक्सेबल सप्लाई मीन्स अ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स मेड बाय फलां 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 इंक्लूडिंग डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर अदर देन एग्जेम्प्ट एंड इंक्लूड अ जीरो रेट। क्लियर? टैक्सेबल सप्लाई इज अ सप्लाई अदर देन एग्जेम्प्ट बट इंक्लूड अ जीरो रेट। तो ये डेफिनेशन है आसान सी। टैक्सेबल सप्लाई इज अ सप्लाई विच इज अदर देन एग्जेम्प्ट बट इंक्लूड अ जीरो रेट। ओके, एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होती है? एग्जेम्प्ट सप्लाई मीन्स अ सप्लाई विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हा हा हा। जीरो रेट सप्लाई इज अ सप्लाई विच इज चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। चलिए जी, आज की अब हमारी जितनी डिस्कशन है सारी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। और इससे पहले इसका मतलब है हम कोई ऐसी चीजें कर रहे थे जो इंपॉर्टेंट नहीं थी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, हद हो गई। अच्छा, सो पेज 463, साथ वाले को जरा जगा दें अच्छी तरह। चलें जी, बातें कर लें, अब ठंडे हो जाए, टाइम पे आया करें। मोहतरम आप उस क्लास में खड़े रहें जो लेट आए हैं, खड़े रहें खड़े रहें खड़े रहें। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 1, बैठ जाए। एग्जाम्पल नंबर 1, जनवरी में होंडा ने पैसे रिसीव किए सर आसिफ से 35,10,000। फरवरी में होंडा ने गाड़ी डिलीवर कर दी सर आसिफ को। इट इज कॉल्ड एज एडवांस रिसीव्ड इन जनवरी एंड गुड्स आर डिलीवर्ड इन। चीजें उधार पे बेची हैं, टाइम पे आया करें आप, ये देखें सारी क्लास टेस्ट हो, जल्दी बैठे आप। चीजें उधार पर बेची हैं होंडा ने या पैसे पहले ले लिए? तो अगर कभी पैसे पहले ले लें और चीजें बाद में बेचें, अगर कभी पैसे पहले ले लें और चीजें बाद में बेचें, पैसे लेने को कभी नहीं देखा जाएगा, हमेशा किसको देखा जाएगा? चीजें बेचने को। तो व्हाट विल बी द मंथ इन विच सेल विल बी रिकॉर्डेड? फेब्रुअरी। तो फेब्रुअरी विल बी कंसिडर्ड एज टाइम ऑफ सेल। गुड्स डिलीवर होने को टाइम ऑफ सेल देखा जाएगा। जी मोहतरम, सरासे का बैग। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, कोई जरूरी चीजें तो नहीं? अच्छा, वो बोला। एग्जाम्पल नंबर 2, अप्रैल में सरासिफ को गाड़ी डिलीवर की। सरासिफ ने कहा पैसे अभी मैं नहीं दे रहा, उधार पे बेच दो। पैसे एडवांस नहीं दे रहा अब मैं, पैसे मैं बाद में दूंगा, तो पैसे बाद में दिए। आप बता दें व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड। तो भाईजान सेल बुक हुआ करेगी जब गुड्स डिलीवर होंगे, ये नहीं होगा जब कैश आएगा। कैश चाहे पहले आए बाद में आए, हमें इससे कंसर्न नहीं है। व्हेन द सेल विल बी रिकॉर्डेड, व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड। सो व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड द सेल विल बी रिकॉर्डेड। चलें जी आगे। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है मेड अवेलेबल, मेड अवेलेबल, और एक है डिलीवरी।
आपने फोन किया यही कॉलेज से निकलते ही साथ वाले तंदूर पे, घर के करीब वाले पे, भाईजान मैं आ रहा हूं, नान तैयार रखो। उसका 2 मिनट बाद ही फोन आ गया, भाईजान तैयार है नान। तो दीज आर मेड अवेलेबल। आपने पहुंचते पहुंचते 10 मिनट लगा दिए, डिलीवरी कब हुई? 10 मिनट बाद। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेड अवेलेबल एंड डिलीवर्ड? मेड अवेलेबल का मतलब है कि चीजें अगले ने तैयार करके रख दी हैं, और डिलीवरी का मतलब है, काश के मेरे पास भी इसको हंसने का टाइम होता, लेकिन जिंदगी टाइम नहीं दे रही क्योंकि सिलेबस खत्म करना है। मेड अवेलेबल मैं बता रहा हूं, ये 2-2.5 महीने बिल्कुल टाइम नहीं होता, किसी चीज का टाइम नहीं होता। कोई बुला लेना, सीरियसली हमारा ये कोई बुला लेता था ना तो एकदम टेंशन हो जाती थी, पता नहीं कितने मिनट जाया हो जाएंगे, किसी ने बुला लिया है, अब पता नहीं 2 मिनट लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे, 5 मिनट। दोस्तों के पास बैठना तो दूर की बात है, घर वालों के पास बैठने का टाइम नहीं होता था इन 2 महीनों में, और आप सुने ईद मनाने जा रहे हैं। तो नहीं, आई एम वेरी सीरियस। लोग 4-4 साल बाहर के मुल्कों से पाकिस्तान नहीं आते, कई ईदें 8-8 ईदें घर वालों के बगैर गुजार रहे होते हैं, फॉर गेटिंग समथिंग वो करनी पड़ती है कुर्बानी, और आप पता नहीं किन चक्रों में हैं। ओके, मेड अवेलेबल एंड डिलीवर। और आई कैप बिल्कुल कोई रिलैक्स नहीं करता कि सेशन में 2 ईदें आई थी, चलो हल्का हाथ रखो। और आई कैप का FR1 का एक टफ तरीन पेपर आया था, ये जब पेशावर के अंदर अटैक हुआ था, और तकरीबन उस वक्त ऑनलाइन का तस्वुर ही नहीं था, तकरीबन पूरा महीने सारे कॉलेज बंद रहे थे, और कोई पेपर से 10 दिन पहले क्लासें खत्म हुई और पेपर भी आएगा, आपने टाइम पे लिया, और FR1 का जो पेपर आया बच्चों की भूखें निकल गई। तो बिल्कुल आई कैप बॉदर नहीं करेगा किसी चीज को। तो जहां आप जा रहे हैं ना, फिर आप अभी से सोच लें आपने क्या करना है, और फिर दूसरी दफा सेम सब्जेक्ट की किताबें खोलते हुए भी तकलीफ होती है, आपको पता है। तो इट्स अप टू यू, जो मर्जी करें। अच्छा जी, मेड अवेलेबल और डिलीवर में फर्क होता है। मेड अवेलेबल और डिलीवर में क्या होता है? फर्क होता है। मेड अवेलेबल का मतलब ये होता है, एकदम सीरियस हो जाते हैं आप, मेड अवेलेबल और डिलीवर का मतलब होता है, यानी कि आप टेंशन जरूर लें लेकिन शक्ल तो ना बनाए ना। मेड अवेलेबल और डिलीवर में फर्क होता है। मेड अवेलेबल ये होता है कि दुकानदार ने कह दिया चीज इज रेडी, और डिलीवर का मतलब ये होता है कि आपने चीज डिलीवर कर दी। ये नहीं हो सकता कि डिलीवरी मेड अवेलेबल से पहले हो जाए। ये दुकानदार के ये चीजें ले लो, फोन करके कहे तुम्हारी चीजें तैयार हैं, भाईजान मैंने ले ली हैं, तो डिलीवरी पहले नहीं हो सकती कभी भी। पहले हमेशा क्या होगा और बाद में क्या होगी? अगर कभी ऐसा सिनेरियो आ जाए पेपर में, वैसे बहुत कम टेस्ट होता है मेड अवेलेबल और डिलीवरी वाला, अगर कभी ऐसा सिनेरियो आ जाए कि दुकानदार फोन करके लगा दे भाईजान चीजें तैयार हैं और आप लेने बाद में जाएं, तो ऐसी सूरत में ना फिर आपने डिलीवरी को नहीं देखना। ऐसी सूरत में सेल कब बुक होगी दुकानदार के लिए? जब मेड अवेलेबल है। तो एग्जाम्पल 3 और 4 में जरा सोच लें, अपनी बुक पे ना देखें, सोच लें कब सेल बुक होगी। और एग्जाम्पल 4 में यार पहली बात तो सुन लेना, कैश को तो कभी लिफ्ट नहीं करानी, कैश को तो लिफ्ट नहीं करानी। आप बता दें अगर डिलीवरी भी आ जाए पेपर में और मेड अवेलेबल भी आ जाए तो सिर्फ किसको लिफ्ट करानी है? मेड अवेलेबल को। तो पहली मिसाल में कब डिलीवरी, कब बस सेल बुक होगी? मार्च के महीने में। किस महीने के न्यूमेरिकल में हम सेल बुक करेंगे? मार्च के न्यूमेरिकल में। और दूसरे में तो क्या गुड्स डिलीवर्ड ही सेल होती हैं? हां, लेकिन अगर गुड डिलीवर ही सेल होती हैं, लेकिन अगर पेपर में गुड डिलीवर के साथ एक और लफ्ज डाल दें तो फिर गुड डिलीवर्स को इग्नोर किया जाएगा, बल्कि किसको देखा जाएगा? मेड अवेलेबल को। जी बिल्कुल, इस तरह की टेंशन होनी चाहिए आपको। सप्लाई ऑफ गुड्स, द टाइम एट विच द गुड्स आर डिलीवर्ड। तो इट इज द टाइम एट विच द गुड्स आर डिलीवर्ड। लेकिन एक अजीब सी बात है, और के आगे कभी कभी डिलीवरी को इग्नोर किया जाएगा, और द टाइम व्हेन इट इज मेड अवेलेबल। रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई कौन होता है? बायर, जो चीजें खरीदने आया। तो जिस वक्त आप बायर को चीजें मेड अवेलेबल कर दें उस वक्त भी सेल बुक हो सकती है। लिख लिया? चलें, मेहरबानी, ये आपकी नस्लें आप पे याद रखेंगे एहसान आपका। सर्विसेज, सर्विसेज में तो जिस वक्त सर्विस रेंडर कर दें, मिसाल के तौर पे आपने TCS करवाया, तो जिस वक्त TCS सर्विस आपको मिल गई तो सेल बुक हो जाएगी। टाइम एट विद द सर्विस आर रेंडर्ड। सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज होती है किस्तों पे चीज बेचना। जनवरी में दुकानदार ने एग्रीमेंट किया कि मैं आपको मोटरसाइकिल किस्तों में बेचूंगा। फरवरी के अंदर दुकानदार ने मोटरसाइकिल बेच दिया। आप मार्च में किस्तों में पैसे दे रहे हैं, अप्रैल में किस्त दी, मई में किस्त दी, जून में, जुलाई में, और चलती रही कहानी। इसमें डिलीवरी को इग्नोर किया जाएगा और सेल बुक होगी एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। ना चीजें डिलीवर हुई हैं, ना पैसे आए हैं, बल्कि क्या हुआ है, तो इसमें एग्रीमेंट के टाइम पे सेल बुक की जाएगी। मैं आ जाऊं नोट करने? आपने कहना मेरे तक आ गए, जल्दी करें। भाई दूसरी क्लास से बाहर वाले लोगों को जरा चुप कराएं। बाहर कैंटीन वाले को कहते हैं जरा सबको क्या करें, चुप कर। ये वाले जरा बंद कर दो। बंद ही है दोनों? ओके।
अगर चीजें किस्तों पे बेची जाएं तो ना सेल देखी जाएगी, ना कैश रिसीव देखा जाएगा, बल्कि डिलीवरी देखी जाएगी, एग्रीमेंट देखा जाएगा। माशाल्लाह डंडे होते हैं आप लोग, अल्लाह नजर ना लगाए। ओके चलें जी, अ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट। यार ये तो सीट बड़ी डाउन है, यहाँ ना बैठा करो, वर्कर उनको बताओ ये सीट सही करवाएं। तो द टाइम एट विच द एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू, वो जिस वक्त मायदा हो गया। अच्छा ये चीजें बज़ाहिर लॉ से निकल जानी चाहिए, लेकिन फिर भी इनको हल्का फुल्का पढ़ लेंगे कल, फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट को ये खराब कर देंगी। वैल्यू ऑफ सप्लाई। अच्छा एक डेफिनेशन आज हमने पढ़ी है टाइम ऑफ सप्लाई, और दूसरी डेफिनेशन हम पढ़ने लगे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। इन दोनों में फर्क है। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब है किस दिन सेल बुक करें, और वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब है कितने रुपए सेल बुक करें। तो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। टाइम ऑफ सप्लाई अलग कॉन्सेप्ट है, वैल्यू ऑफ सप्लाई अलग कॉन्सेप्ट है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐसा करते हैं कि एक हमने एग्जांपल नोट की हुई है, उसे लेके आ जाते हैं। एक शेड्यूल हमने पढ़ा था, थर्ड शेड्यूल, जो कि हमारी किताब में था पेज नंबर 481 पे। इसमें हमने पढ़ा था कि फ्रूट जूस, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, परफ्यूम, आइसक्रीम वगैरह, ये 20 चीजें पाकिस्तान में ऐसी हैं अगर आप कहीं खरीद लें तो इनके बिल पे सेल्स टैक्स लिखा होना जरूरी नहीं है, मैन्युफैक्चरर इनके डब्बे पर सेल्स टैक्स लिख के आपको दे देता है। याद है ये बात? तो मैन्युफैक्चरर इनके डब्बे पे आपको सेल्स टैक्स लिख के दे देता है। ये जो 20 चीजें पाकिस्तान में हैं, इन 20 चीजों को डाला जाता है थर्ड शेड्यूल में, और इनकी प्राइस को हमने कहा था रिटेल प्राइस। 200 रुपए की आइसक्रीम थी तो 200 रुपए को हमने रिटेल प्राइस कहा था, लेकिन आपने आइसक्रीम खरीदते हुए 234 रुपए दिए थे। इन 20 के अलावा जो चीजें हैं उनकी सेल प्राइस को रिटेल प्राइस नहीं कहा जाता, उनकी सेल प्राइस को वैल्यू ऑफ सप्लाई कहा जाता है। इन 20 चीजों की सेल को क्या कहा जाता है? रिटेल प्राइस। इन 20 चीजों के अलावा एसी, हीटर, ओवन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, उनकी सेल प्राइस को क्या कहा जाता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो आज हम किसकी डेफिनेशन पढ़ने लगे, रिटेल प्राइस की या वैल्यू ऑफ सप्लाई की? वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन ऐसा करते हैं कि रिटेल प्राइस वाली एग्जांपल उठा लेते हैं, रिटेल प्राइस वाली एग्जांपल उठा लेते हैं और उसी को यहां पे फिट कर देते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए। लेकिन इसको अब आइसक्रीम की बजाय कुछ और कर लेते हैं, क्योंकि आइसक्रीम तो उन 20 चीजों में से है ना जो थर्ड शेड्यूल में लिखी हुई है। अच्छा इसको कर लेते हैं रुपीज इन 1000, और इसका नाम रख लेते हैं एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशनर आपने ₹1,00,000 का इंपोर्ट किया, उसका रॉ मटेरियल, कस्टम ड्यूटी पे की, एक्साइज ड्यूटी पे की, लेबर और ओवरहेड लगाई फैक्ट्री में, 1,60,000 का एसी आपने बनाया। आपने सोचा इस पे 40,000 प्रॉफिट कमाऊं, तो ₹2,00,000 का आपने स्टैंडिंग एसी, जो खड़ा हुआ एसी होता है स्टैंडिंग एसी, वो आपने बेचना है। लेकिन हुकूमत ने कहा 2 लाख में ना बेचो, इसको 2,34,000 में बेचो। क्या ये एसी उन 20 चीजों में से है या ये एसी कोई 20 के अलावा है? इसलिए मैं काटने लगा हूं ग्रीन वाली चीज को, मैं ग्रीन वाली चीज का नाम काटने लगा हूं और इसका नाम मैं बदलने लगा हूं। इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। नोट कर लो। तो वही मिसाल जो उधर पिछला सफा खाली है, पिछले सफे पे छोटी छोटी करके मिसालें नोट करते रहें, क्योंकि ये बड़ी मेन डेफिनेशन आज हमारी शुरू हुई है वैल्यू ऑफ सप्लाई। मेन डेफिनेशन एक हमने पढ़ ली है भाई के आने से पहले, दूसरी मेन डेफिनेशन अब हम पढ़ेंगे। भाई आपका नाम मुबारक हो। असद पहली रो में कोई बैठा है? कोई नहीं बैठा? ऐसे ऐसे करके बता दो कोई नहीं बैठा। बैठा है? मुझे तो क्यों नहीं नजर आ रहा। हाँ एक बैठा भाई। अब आप पीछे देख रहे हो भाई, थोड़े ब्राइट कपड़े पहन कर नजर नहीं आ रहे।
टुमारो आने वाला गुजरा हुआ, बिजनेस का न्यूमेरिकल करेंगे या कोई सैलरी का, और सुबह वाली क्लास में कल सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल कर लेंगे दूसरी वाली क्लास में। चलें जी, यू आर स्टिल नोटिंग इट डाउन और ट्राइंग टू नोट इट डाउन? Value of supply means in respect of a taxable sale, the paise in money, including all federal and provincial duties and taxes, which a seller receive from the buyer, but excluding the amount of tax. तो डेफिनेशन याद कर लें, वैल्यू ऑफ सप्लाई is the paise in money which the seller will receive from buyer, including all duties and taxes, excluding the amount of tax. तो टैक्स से मुराद क्या होगा यहां? सेल्स टैक्स. So okay, let's repeat. Value of supply is the paise in money which the seller will receive from buyer, including all federal and provincial duties and taxes, excluding the amount of sales tax. Excluding the amount of sales tax. Sales tax इसमें शामिल नहीं होगा, यानी 200 की बात हो रही है, 234 की बात हो रही है, 200 की बात हो रही है जी। रिटेल प्राइस का लफ्ज अब थर्ड शेड्यूल वाली चीजों के लिए, और वैल्यू ऑफ सप्लाई का लफ्ज थर्ड शेड्यूल के 20 जो चीजें उनके अलावा वालों के लिए। If the consideration for a supply is fully or partly in kind, अगर किसी चीज की प्राइस फुली या पार्टली किसमें हो जाए? इन काइंड हो जाए, तो क्या करेंगे? क्वेश्चन 61, पेज नंबर 512। एक दोस्त आपसे मिलने आया है और एक दोस्त आपके पास से जा रहा है, तो आप सबसे ज्यादा गर्म जोशी से जफ्फी किसके साथ डालेंगे? जाने वाले के साथ, क्योंकि आने वाला तो हमारे पास ही है ना, किसी और दिन भी जफ्फी डाली जा सकती है। तो लेकिन जो जा रहा होगा उसके साथ जरा कुट के जफ्फी डालेंगे। तो ये जरा रूल आप याद रखिएगा, इसकी बुनियाद पे शायद ये सवाल जल्दी हो जाए। जाने वाले को ज्यादा लिफ्ट करानी है, क्योंकि वो तो जा रहा है ना, आने वाला तो हमारे पास ही है। थोड़ी लिफ्ट रह भी गई तो बाद में करा देंगे। फौलाद लिमिटेड हैज सप्लाइड 50 टन ऑफ आयरन बार्स। सेलर का नाम बताएं, सेलर का। फौलाद। तो हमने सेलर के एंगल से चीजों को देखना है। सेलर फौलाद। फौलाद लिमिटेड हैज सप्लाइड 50 टन ऑफ आयरन बार। जा कह रहे हैं आयरन बार्स, 50 टन ऑफ आयरन बार्स। बायर का नाम क्या है? तामीर। उनको तामीर के लिए कोई चाहिए होंगी, सरिया चाहिए होगा। एक सरिया वो होता है जो बंदे के वो, अच्छा फुल स्टॉप, वो अल्लाह का शुक्र है आप लोगों में नहीं है। फुल स्टॉप। द मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई इज 2.5 मिलियन। जो आयरन बार्स जा रही हैं आपके पास से, यानी जो आप आयरन बार्स बेच रहे हैं, वो बाजार में कितने की हैं? जरा जल्दी से बता दें, वो बाजार में कितने की आयरन बार्स? 2.5 मिलियन की। एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स, मतलब ये है कि ये कोई 200 टाइप चीज है, 234 टाइप चीज नहीं है। ओइंग टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, पैसों की कमी की वजह से टीएल ने मिन्नत की, समाजत की, पैर पकड़े टू सेटल द प्राइस, कि मैं पैसे तुम्हें दे देता हूं, क्योंकि टीएल ने तो पैसे देने हैं, क्योंकि बेचने वाला आयरन बार्स बेचेगा, खरीदने वाला पैसे देगा। टीएल हैज रिक्वेस्टेड टू सेटल द प्राइस बाय ट्रांसफरिंग अ पीस ऑफ लैंड। अब आपके पास आएगा क्या? ये तो आपके पास से जा रहा था ना, आपके पास आएगा क्या? एक लैंड का टुकड़ा, नहीं पीजे का टुकड़ा नहीं आना, लैंड का टुकड़ा आएगा। उधर 50 टन आयरन बार जा रही है, तो इधर पीजे का टुकड़ा आना है। टीएल हैज रिक्वेस्टेड टू सेटल द प्राइस बाय ट्रांसफरिंग अ पीस ऑफ लैंड हैविंग अ फेयर वैल्यू ऑफ 2.3 मिलियन एंड टू पे 75,000, और इसके अलावा मैं तुम्हें 75,000 दूंगा इन फाइनल सेटलमेंट, यानी और अब आपको मैं और कोई पैसे नहीं दूंगा। तो सेलर बेच क्या रहा है? आयरन बार्स, और सेलर को मिल क्या रहा है? लैंड और
ये लाइन गलत जगह लगी है ना, लाइन गलत जगह लगी है। जो जा रहा है वो इधर है, जो आ रहा है वो इधर है जी। बदले में आ क्या रहा है, पैसे आ रहे हैं। तो ये कितने बनते हैं 75,000 मिलियन में? 0.75 वाले होश के नाखुन लें और कैलकुलेटर पे ये करें जरा। 0.75 वाले होश के नाखुन लें और छोटी छोटी गलतियां पेपर में जो करके आते हैं वो ना किया करें। कैलकुलेटर पकड़ें, मैंने इसको मिलियन में बदलना है तो मिलियन से डिवाइड कर दें। 75,000 डिवाइड बाय 1 मिलियन करें। कैलकुलेटर पे देखें, मल्टीप्लाइड बाय 100 भी कर दें, सारी बात है। नहीं मल्टीप्लाइड बाय 100 जरूर करना भाई जी। क्या जवाब आ रहा है? नहीं मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं होगा, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं होगा। ये कोई परसेंटेजेस तो नहीं है। 75,000 डिवाइड बाय 1 मिलियन 0.075। तो 0.075 क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, लैंड आ रही है? कैश 0.075, टोटल 2.375। अब बताएं हमारे पास से जा क्या रहा है? आयरन बार्स, और बदले में आ क्या रहा है? लैंड और कैश। अब मैंने आपको क्या कहा, जाने वाली चीज देखनी है, आने वाली चीज देखनी है? जाने वाली। तो लॉ कहते हैं जाने वाली चीज की फेयर वैल्यू लो, ना कि आने वाली चीज की फेयर वैल्यू। इसलिए व्हाट इज माई VOS, व्हाट इज माई वैल्यू ऑफ सप्लाई? इज इट 2.375 और इज इट 2.5? 2.5 का मैंने ग्रीन सिग्नल दिया, नोट कर लें। तो जाने वाली चीज की प्राइस देखी जाएगी, ना कि आने वाली चीज की प्राइस। तो सेलर के पास से जा क्या रहा है? आयरन बार्स। चलें जी। जाने वाली चीज देखी जाएगी, जो बिक रही है, जो बदले में आ रही है वो नहीं देखी जाएगी। पढ़ें। इफ द कंसिडरेशन फॉर अ सेल इज फुली और पार्टली इन काइंड, फुली इन काइंड आ रही है या पार्टली इन काइंड आ रही है? पार्टली इन काइंड आ रही है और पार्टली इन कैश आ रही है, लैंड भी आ रही है और पैसे भी आ रहे हैं। तो ओपन मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई मेड, ये ना एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स को ब्रैकेट में लिया करें। अच्छा, ओपन मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई मेड। अच्छा, असल में मैंने आपको कहा था सप्लाई मेड होती है सेल और सप्लाई रिसीव्ड होती है परचेज। लेकिन अगर कभी खाली सप्लाई का लफ्ज है ना तो उससे मुराद हुआ करेगा सप्लाई मेड। तो ओपन मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई मेड यानी जो चीज जा रही है, जो चीज बिक रही है। बेचने वाला क्या बेच रहा है? आयरन बार। ओके। इफ द सेलर एंड द बायर, ये बनेगा ना, अगला पॉइंट में पढ़ा हूं, सेलर एंड द बायर। इफ द सेलर एंड द बायर आर जानने वाला, ये अगला सिनेरियो है। इफ द सेलर एंड द बायर आर जानने वाला एंड सेल इज मेड एट नो कंसिडरेशन, आपने मुफ्त में चीज बेच दी, और एट अ कंसिडरेशन लोअर देन ओपन मार्केट प्राइस, या ओपन मार्केट प्राइस से आपने सस्ती चीज बेच दी। अगला सफा। अली सोल्ड गुड्स टू हिज कजन फॉर 3 मिलियन। मार्केट में वैसे चीज कितने की बिकती है? तो जानने वाले को कितने की बेची, कितने की बेच सकते थे? व्हाट इज फेयर वैल्यू? फेयर वैल्यू को लिया जाएगा इधर। आपकी सेल को 3 मिलियन पे रखा जाएगा या 4 मिलियन पे? 4 मिलियन। इफ द सेलर एंड बायर आर जानने वाला, ये ना बातें सारी गौर से सुने। अब इसके फौरन बाद एक न्यूमेरिकल में शुरू करने लगा हूं तो वो फिर आपको समझ नहीं आना। इफ द सेलर एंड बायर, बातें बड़ी आसान है। इफ द सेलर एंड बायर आर जानने वाला एंड सेल इज मेड एट मुफ्त और एट अ प्राइस लोअर देन फेयर वैल्यू, तो फिर सेल क्या ली जाएगी? ओपन मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई। पॉइंट 3, इफ द सेल इज मेड टू जनरल पब्लिक ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, अगर आप मैंगो पीपल को, आम लोगों को किस्तों पे चीज बेचें,
तो उसमें इंटरेस्ट भी शामिल होता है। तो ये पेपर में दो नाम से आता है, कभी सरचार्ज के नाम से, कभी इंटरेस्ट के नाम से, कभी मार्कअप के नाम से। तो अगर आप किसी को चीजें बेचें और उसमें सरचार्ज या इंटरेस्ट या मार्कअप पड़ा हो तो क्या बनेगा? फरीद मोटर्स सोल्ड बाइक टू वन ऑफ इट्स कस्टमर फॉर ₹1,10,000 ऑन इंस्टॉलमेंट। अगर तुम मुझे किस्तें देते हो तो मैं तुम्हें 1,10,000 में बाइक बेचूंगा, लेकिन आमतौर पे वैसे मैं लोगों को बाइक लाख में बेचता हूं जो पैसे लेके आते हैं, लेकिन तुम्हें 1,10,000 का बेचूंगा क्योंकि तुम्हें किस्तों पे बेच रहा हूं। अब 1,10,000 में 10,000 क्या है? लेट पेमेंट का इंटरेस्ट। तो भाई इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगेगा, सेल्स टैक्स सिर्फ लाख पे लगेगा। यहां रिलैक्सेशन है, 1,10,000 पे ना लगाएं। VOS विल बी 1 लाख, 1 लाख विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओपन मार्केट में कितने का बिक रहा है अगर इंटरेस्ट के बगैर बिके तो? 1 लाख। इफ सेल इज मेड टू मैंगो पीपल ऑन किस्तों पे जिसमें सरचार्ज शामिल हो। अब कंक्लूजन आगे देखें, सरचार्ज शामिल होगा मतलब ये नहीं कि सरचार्ज शामिल करना है, कंक्लूजन आगे है, तो ओपन मार्केट प्राइस पे सेल बुक करें, यानी अब सरचार्ज शामिल नहीं करना। तो इधर क्या लिखा हुआ था? अगर सरचार्ज शामिल हो तो VOS ओपन मार्केट प्राइस लो, यानी सरचार्ज शामिल ना करो। एक्सक्लूडिंग द मार्केट्स। ट्रेड डिस्काउंट, समीर इलेक्ट्रॉनिक्स सोल्ड 7 ACs एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 180। ये डिस्काउंट के बाद वाली कीमत है, डिस्काउंट से पहले वाली? डिस्काउंट के बाद वाली प्राइस है, ये डिस्काउंट नहीं है, ये डिस्काउंटेड प्राइस है, यानी डिस्काउंट के बाद वाली कीमत है। बाजार में वैसे एसी कितने के मिलते हैं? 2 लाख के, लेकिन डिस्काउंट कितना दे दिया? 20,000, बिल पे मेंशन भी हो गया। तो मुझे बताएं, आप 2 लाख की चीज खरीदने गए, 20,000 आपको डिस्काउंट मिल गया, तो आप कितने पैसे देंगे? 1,80,000। दिस 1,80,000 इज कॉल्ड एज VOS। डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाली प्राइस आपने लेनी है। Today is very interesting class. Okay. In case trade discount is provided, the discounted price. अच्छा, इसमें 2 शर्तें हैं। डिस्काउंटेड प्राइस 1,80,000 है, 2 लाख नहीं है। डिस्काउंटेड प्राइस, इसमें 2 शर्तें हैं कि डिस्काउंट बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक होना चाहिए, यानी डिस्काउंट इतना ज्यादा ना हो, एबनॉर्मल डिस्काउंट ना हो, डिस्काउंट बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो बिल के ऊपर लिखी होनी चाहिए। प्रोवाइडेड दैट बिल, इनवॉइस बिल होते हैं, बिल शोज द डिस्काउंटेड प्राइस एंड द रिलेटेड टैक्स, यानी कि 17% भी लगा के उस पर बिल पे शो हुआ हो, एंड द डिस्काउंट इज इन कंफर्मिटी विद द नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस। और डिस्काउंट किसके मुताबिक हो? नॉर्मल। इज इन कंफर्मिटी का मतलब है इज इन अकॉर्डेंस। अगर कोई कंफर्मिटी को काट के इज इन अकॉर्डेंस लिखना चाहे जी, उसको ट्रेड डिस्काउंट दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, ट्रेड डिस्काउंट दे सकते हैं। ओके। इन केस ऑफ स्पेशल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, आपने अपने घर में पड़ा हुआ भालू बेच दिया, इन केस ऑफ स्पेशल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब ऐसी सूरत में क्या करें अगर भालू और बबलू बेच दें? इन केस ऑफ स्पेशल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन वेयर इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो क्या कर लें? ओपन होने। तो अजीब सा पॉइंट है, बस आंसर स्पेशल नेचर ट्रांजैक्शन हो, यानी पता ही ना चल रहा हो क्या हुआ है, तो फिर ओपन मार्केट प्राइस विल बी द VOS। यहां वैसे इसको लिखना चाहिए था आगे एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स, पता नहीं क्यों नहीं लिखा, गलती होगी शायद लॉ मेकर से। ओके। इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, इन केस ऑफ, अच्छा इसमें कुछ भी नहीं, अब ये कुछ सोचना नहीं, वैसे आपने दोबारा नहीं पूछना। स्पेशल नेचर का मतलब है कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि आमतौर पे लोगों में होती नहीं, अगर वो हो जाए तो फेयर वैल्यू विल बी VOS। अच्छा, इंपोर्टेड गुड्स में भाई बड़ा जुल्म होने लगा है। इंपोर्टेड गुड्स में आपने कोई चीज इंपोर्ट की बाहर के मुल्क से, तामीर इंपोर्टेड गुड्स फॉर 15 मिलियन, हाउएवर कस्टम अथॉरिटीज डिटरमिन द वैल्यू एट 18 मिलियन। आपने बाहर के मुल्क से चीज इंपोर्ट की 15 मिलियन पे, लेकिन कस्टम अथॉरिटीज ने क्या कहा इसकी वैल्यू कितनी है? अब मुझे बताएं इसकी वैल्यू 15 लेंगे या 18 लेंगे? पहली तो बात है 18 लेंगे, क्योंकि जो भी चीज आप इंपोर्ट कर लें कस्टम वाले आपका बिल नहीं देखते, अपनी तरफ से कीमत लगाते हैं। तो पहले तो 15 मिलियन को हमने काट दिया। इस पे कस्टम ड्यूटी एक लगती है, वो आपने पे की 9 मिलियन। इस पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक लगती है, वो फेडरल एक्साइज आपके सिलेबस में है CA फाइनल में, कस्टम ड्यूटी आपके सिलेबस में CA फाइनल में भी नहीं है।
आपने कस्टम ड्यूटी पे की 9 मिलियन की, फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे की 3 मिलियन की। अब आप मुझे बता दें आपने टोटल कितना पे किया। आपने एक तो कस्टम वालों की नजर में चीज की कीमत 18 मिलियन, आपने कस्टम ड्यूटी कितनी पे की 9 मिलियन, फेडरल एक्साइज ड्यूटी 3 मिलियन, टोटल 30। अब 30 विल बी वीओएस। जुल्म होगा यहां, आपका दिल चाह रहा होगा मैं 15% लगाऊं 18 पे, ना 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 ना, 15% लगेगा 30 पे, 15% 30 पे लगेगा, तो 30 विल बी वीओएस। इन केस ऑफ कौन सी गुड्स? इंपोर्टेड गुड्स। थर्ड शेड्यूल वाली चीजों की बात नहीं करा कहते मैं। थर्ड शेड्यूल वाली अगर आप चीजें इंपोर्ट कर लेना वो कहते हैं वो तो फिर अलग चीजें हैं, वो जो टूथपेस्ट, टूथब्रश, टूथ क्रीम, पता नहीं क्या कहते हैं, तो वो वाली चीजें कहते हैं, उनकी बात नहीं करा मैं। द वैल्यू डिटरमिन्ड अंडर कस्टम एक्ट कितनी थी? 18 मिलियन। और कस्टम ड्यूटी कितनी थी? और एक्साइज ड्यूटी, तो कहते तीनों को जमा कर दो। तीनों को जमा करके क्या जवाब आ गया? तो वीओएस इज 30। हाँ 30 पे 17% लगेगा। मैं 15% मेरे मुंह से निकल गया था वो, जब मैं सीए कर रहा था तब था सेल्स टैक्स का रेट, सॉरी। अगर आप ना बोलते तो ये बात पता नहीं कितने बच्चों तक चली जाती है ऑनलाइन में। आई रियली अप्रिशिएट यू। 50 रुपीज। असद आप भी बोलने लगे थे? ओके चलें जी। वी डबल आई का आपने कुछ बोलना? अच्छा वो बकर ये जाली लगवा दो उधर। वी डबल आई का मुझे बता दें कि उर्दू में तर्जमा वी डबल आई का। नहीं नहीं नहीं, मैं वी डबल आई बोल रहा हूं जी। वी डबल आई का मतलब बता देना इसका, इस पॉइंट को पढ़ के। किस यार हाथ होगी, वो वी डबल आई का मतलब बता रहे हैं 7 नंबर। इफ देयर आर सफिशिएंट रीजंस टू बिलीव दैट वैल्यू, शर्मिंदा किया करेंगे, देयर आर सफिशिएंट रीजंस टू बिलीव दैट वैल्यू ऑफ सेल हैज नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर्ड इन द बिल। इसका उर्दू में मतलब बता दें। अगर बिल में इसकी कीमत नहीं लिखी हुई, अगर बिल में सही कीमत नहीं लिखी हुई चीज की, तो फिर क्या करें? फिर आप ऐसा करें, ठीक है बाद में, ठीक है वो कर। अच्छा अगर बिल में इसकी कीमत नहीं लिखी हुई तो ऐसी सूरत में आप क्या करें? ऐसी सूरत में कमेटी बैठे, बिल में सही कीमत नहीं लिखी हुई, कीमत तो लिखी होगी, हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड करेक्टली। कई दफा ना बिल देख के टैक्स वालों को शक हो जाता है कि ये चीज की कीमत आपने सही नहीं लगाई, हमें धोखा देना चाह रहे हैं। असल में सेलर और बायर कई दफा मिल जाते हैं और मिलकर चीज को सस्ता कर देते हैं ताकि सेल्स टैक्स हुकूमत के पास कम जाए। तो अगर सेलर बायर ऐसी कोशिश करें कभी और लगे कि ये बिल 2 नंबर बना हुआ है, तो फिर क्या करेंगे? द वैल्यू विल बी डिटरमिन्ड बाय अ कमेटी। एक कमेटी बैठेगी, उस कमेटी का नाम क्या होगा? वैल्यूएशन कमेटी। इसको ये नहीं कहेंगे कमेटी बैठ ही गई, नहीं, कमेटी बैठेगी। कमेटी बैठेगी जिसमें कौन कौन लोग होंगे? कंप्राइजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीसीबी। पीसीबी के बंदे यहां क्या करने हैं? क्रिकेट बोर्ड के बंदे नहीं होंगे। कंप्राइजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड होते हैं दुकानदार, दुकानदार बैठेंगे। इनलैंड रेवेन्यू से मुराद होगा ये एफबीआर के बंदे। चैप्टर 15 में आपको मैंने बताया था इनलैंड रेवेन्यू, ऑफिसर्स ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर। तो ये कोई लोग बैठेंगे कमेटी में। तो द वैल्यू डिटरमिन्ड बाय कमेटी, कमेटी में कौन कौन बैठेगा? दुकानदार बैठेंगे और इनलैंड रेवेन्यू के बंदे बैठेंगे। लेकिन ये कमेटी बनाएगा कौन? कमिश्नर। नहीं प्राइम मिनिस्टर से ना बनवाए, प्राइम मिनिस्टर इज बिजी ऑलरेडी, कमिश्नर से ये कमेटी बनवाए। ओके वी ट्रिपल आई वाला पॉइंट अंग्रेजी में मैं बाद में पढ़ता हूं, ठीक है, पूरी बात करनी पड़ा करेगी आज के बाद। और आई एक्स वाला पॉइंट अंग्रेजी में मैं जरा पहले पढ़ाने लगा हूं। आई एक्स वाला पॉइंट ये हमने कल पढ़ा था। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन। होंडा ने इमरान खान को जान दे दी थी, सॉरी रॉ मटेरियल दे दिया था, और फिर इमरान खान ने बदले में बदले में क्या दे दिए थे? टायर दे दिए थे। इज इट सो? ये कल पढ़ा था।
अच्छा, अब ऐसी सूरत में व्हाट इज द सेल ऑफ इमरान खान, इसके ऊपर डिस्कशन हो। भाई यार प्लीज ड्राइंग रूम नहीं है, उठ जा यार, तेरी मेहरबानी वली। अच्छा चलो, अच्छा अब सवाल ये राइज होगा मेरे भाई कि यहां पर व्हाट विल बी द सेल प्राइस ऑफ इमरान खान। तो उसको आप इस तरीके से समझ लें कि आपने, ये आप लोग हैं और ये साथ वाली आंटी का घर है, तो आपने जाकर बाजार से दूध खरीदा, कस्टर्ड खरीदा, चीनी खरीदी, जेली खरीदी, और आपने जाकर साथ वाली आंटी से कहा अम्मी कह रही हैं कस्टर्ड बना दें। आंटी का मुंह बन गया। फिर आपने बातों बातों में पूछा अच्छा कितने का बना देंगी? आंटी ये बात और समझ आ रही है मुझे, चलो 120 रुपए का लगा दूंगी। बनवाई 120 ले लो। बनवाई कितनी तय होगी? 120। अब आप मुझे बताएं, आंटी ने बनवाई तय की 120, मटेरियल तो आपने, ठीक है असद, अच्छा मटेरियल तो हो सकता है आपने जो है वो महंगा खरीदा हो, और मटेरियल मिलता भी महंगे, आमतौर पे बनवाई तो सस्ती हो जाती है। आपने पता नहीं 200-300 रुपए का दूध खरीदा होगा, और आपने 70-80 या 200 रुपए का कस्टर्ड खरीदा होगा, और आपने कोई 50-60 रुपए की जेली खरीदी होगी, आपने कोई 100 रुपए की चीनी खरीदी होगी, तो 600-700 का सामान आपने पकड़ाया उनको, और पकड़ा के कहा आप बनवाई कितनी लेंगे? उन्होंने कहा 120 रुपए ले लेती हूं। 120 रुपए मैं आपको बना के दे देती हूं। व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ आंटीज सर्विस? जल्दी बोले, बनवाई कितने की है? 120 की। अच्छा अब मोहतरम, होंडा परचेज रॉ मटेरियल फॉर 5000, यानी कि कस्टर्ड और वो सारी चीजें, चीनी। इमरान चार्ज 1200 फॉर टायर मैन्युफैक्चरिंग। इमरान ने कहा मैं 1200 का तुम्हें टायर बना के दे देता हूं। अब आप मुझे बता दें व्हाट इज VOS इन इमरान बुक्स। इमरान इज नोन जस्ट लाइक आंटी, ही इज आंटा। तो इमरान इज प्रोवाइडिंग सर्विस। इमरान ने कहा बनवा मेरे से लो, तो बनवाई के कितने पैसे लिए? तो VOS फॉर इमरान इज 1200। इस मिसाल पे आपकी जगह बनी हुई है, अगर आपने घर जाके इधर कुछ नहीं किया तो नोट कर लेंगे आगे। पिछले सफे पे जाना पड़ेगा, उससे पिछले पे और उससे पिछले पे, पता नहीं। अल्लाह आपको नई बुक्स खरीदने की तौफीक दे। वली नोट भी करो साथ साथ। ओके भैया तलवार सर पे लटक रही है ये जो 2 महीने हैं। असद साहब कोई ईद मिलन पार्टियां नहीं होंगी अपने घर में जाके। जिसने ईद मिलनी हुई उसे कहिएगा सुबह सुबह मस्जिद में आ जाए, नमाज मेरे साथ पढ़ ले, उधर ही ईद मिल ले। ईद की नमाज पढ़ के बाद 10 मिनट आप खड़े रहिएगा मस्जिद के गेट पे, लोग आते जाएंगे, आपको ईद मिलते जाएंगे, और उसके बाद बस आप यकसुई से 3 दिन पूरा सिलेबस रिवाइज कीजिएगा। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, वैसे सच्ची सच्ची मेरा ये तजर्बा है। 2 दिन इनफ होते हैं किसी एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए। 2 दिन इनफ होते हैं। कोई 16-16 घंटे बंदा लगा देना तो लुट मच जाती है। 2 दिन में पूरा सिलेबस किसी एक सब्जेक्ट का रिवाइज हो जाता है। ओके पढ़ लें जी इसको। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, इधर ना लिखिएगा बाय इमरान खान, छोटा सा करके कहीं और लिखिएगा, क्योंकि इधर भी हमने कुछ लिखना है ये पिछले पॉइंट में। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स बाय इमरान खान बिलोंगिंग टू होंडा। In case of manufacturing of custard by auntie belonging to my mom. In case of manufacturing of goods by Imran Khan belonging to Honda. The consideration received by Imran for value addition. आंटी ने वैल्यू ऐड किया ना चीज में, वैल्यू को ऐड कर दिया, वो खाने के काबिल हो गई है, वरना तो कच्चा कस्टर्ड हमने। अच्छा तो वैल्यू ऐड किया ना आंटी ने। ये तो नहीं कि मेहमान है थोड़ी सी चीनी डाल के रख दें, थोड़ा सा कस्टर्ड डाल के रख दें, सूखा थोड़ा सा दूध, ये कस्टर्ड आप बना लें और खा लें। तो आंटी ने वैल्यू ऐसी ऐड कर दी कि अब वो कस्टर्ड बन गया। तो असल में मेन जो क्रक्स है ना वो ये है, पैसे रिसीव्ड फॉर वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन को पकवाई भी कहते हैं, बनवाई भी कहते हैं, जो मर्जी आप कह रहे हैं। जैसे ईद में रान आपके पास पड़ी होती है, अब वो रान वैसे तो 4-5 हज़ार की मिलती है, लेकिन आपको बकरे की तरफ से आ जाती है तो वो आप बनवाई फिर किसी के बाद 2-3 हज़ार की ले जाते हैं बनवाने के लिए, इसको कुछ ऐसा कर दो कि ये खाई जाए।
ओके अच्छा इतना नहीं खाना आप लोगों ने ईद पे। अच्छा अच्छा जी, VIII पॉइंट की अंग्रेजी अब हम पढ़ेंगे। अच्छा मोहतरम, कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज रॉ मटेरियल है वो एग्जेम्प्ट हो। रॉ मटेरियल क्या हो? एग्जेम्प्ट हो। और फिनिश गुड्स टैक्सेबल हो। मिसाल के तौर पे होंडा ने इमरान खान को कहा कि मोहतरम आप ये डस्टर का रॉ मटेरियल पकड़ लें। होंडा ने इमरान खान को कहा आप ये डस्टर का रॉ मटेरियल पकड़ लें। डस्टर का रॉ मटेरियल लकड़ी वगैरह एग्जेम्प्ट थी, फोम वगैरह एग्जेम्प्ट थी, लेकिन जो डस्टर था वो पाकिस्तान के लॉ में टैक्सेबल था। तो ऐसी सूरत में बनवाई वगैरह नहीं देखी जाएगी, ऐसी सूरत में डस्टर की फेयर वैल्यू देखी जाएगी। जरा कोशिश करते हैं कि एग्जांपल बनाने की। सुबह वाली क्लास में बनवाई थी मैंने, आप भी बना लेंगे अभी। कोई लेदर कंपनी है होंडा की जगह और इमरान खान की जगह इंजमाम है। लेदर कंपनी ने रॉ मटेरियल दिया लेदर की शीट्स जो कि एग्जेम्प्ट थी। लेदर की शीट्स क्या थी? पाकिस्तान के लॉ में एग्जेम्प्ट थी। जैसे लाइव एनिमल्स एग्जेम्प्ट हैं, दालें एग्जेम्प्ट हैं, मैंने आपको दिखाया था एक दफा। तो लेदर शीट्स दी बनाने के लिए इंजमाम को। इंजमाम ने लेदर बैग्स बना के दे दिए, लेकिन लेदर बैग्स टैक्सेबल है पाकिस्तान के लॉ में। अब ऐसी सूरत में हो सकता है लेदर कंपनी ने लेदर शीट्स 500 रुपए की ली हो, इंजमाम ने इसकी बनवाई 300 रुपए लगाई हो, फिर ये चीज 800 में तकरीबन पड़ी हो। 500 रुपए की हमने खरीदी, 300 रुपए की इसकी बनवाई है, लेकिन हम तो महंगी करके बेचेंगे। तो जब महंगी करके बेचेंगे तो हमने तकरीबन 950 की बेच दी। तो अब बनवाई को इग्नोर करेंगे आप पेपर में, बल्कि क्योंकि चीज एग्जेम्प्ट थी और वो टैक्सेबल गुड्स में इस्तेमाल हो गई, तो आप इस चीज का एग्जेम्प्ट होना इग्नोर कर देंगे और पूरे लेदर बैग को टैक्सेबल समझेंगे। और लेदर बैग अगर बाजार में 950 का बेचना है आपने, तो 950 पे कितने परसेंट लगेगा? 17%। इस बात को इग्नोर कर दिया जाएगा कि लेदर बैग के अंदर वाली शीट एग्जेम्प्ट है। इस बात को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो ये पेज नंबर कौन सा है, जगह मौजूद है 463 पे। यार ये लेदर कंपनी की बुक्स में, ये इंजमाम की बुक्स में, ये ना एक लंबी बहस है। ये सीए फाइनल में पढ़ाई जाती है और उसके न्यूमेरिकल कराए जाते हैं। ये थ्योरी की हद तक आप बस समझ लो, इससे आगे नहीं आपने समझना किसकी बुक्स हैं। इसको सर्विस प्रोवाइडिंग कहते हैं, जिसके न्यूमेरिकल सीए फाइनल में है, तो इसलिए इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। ओके ओके का मतलब होता है स्पीड अप। जी कितने लोगों ने आज बार बार बात करने के बाद सोचेगा अब 2 महीनों को हम कीमती बना ही लेते हैं। मैं बता रहा हूँ ये ऐसे वक्त गुजरने पता नहीं चलना। और अगस्त में तो वैसे ही छक्के छूटे होते हैं, घर में भी बैठे हो फिर भी छक्के छूटे होते हैं बंदे के। और ये भी रहता है, ये भी रहता है, ये भी कर ले, वो भी कर ले। ये अभी से कुछ करेंगे तो करेंगे आप। आपका पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा एहसान। अच्छा जी यार बस तो टाइम पे आ जाया कर, वो ये ऊपर वाले 2 बटन छेड़ के बंद रखा कर, जल्दी कर। चल खैर है, कोई नहीं, गर्मी है, छोड़ दें। अच्छा आगे चलें। ये बातें रिकॉर्डिंग में चली गई हैं, जाने दो। ओके ठीक है। ये ना सोचिएगा 500 जमा 300 800 बनता है, इस तरह ना सोचिएगा। बस जो भी बैग्स की फेयर वैल्यू है डेट विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। इफ गुड्स अदर देन टैक्सेबल, ये अदर देन टैक्सेबल कौन सी गुड्स होती हैं? एग्जेम्प्ट। इफ एग्जेम्प्ट गुड्स आर सप्लाइड टू इंजमाम, आर सप्लाइड टू इंजमाम, आर सप्लाइड बाय लेदर कंपनी, इस तरह को सेंस बनेगी फिक्र की। इफ गुड्स अदर देन टैक्सेबल यानी एग्जेम्प्ट, अगर मैं अदर देन टैक्सेबल को ब्रैकेट में ले लूं और ब्रैकेट वाले को पढ़ूं तो ज्यादा आसान होगा शायद।
इफ एग्जेम्प्ट गुड्स आर सप्लाइड टू इंजमाम फॉर प्रोसेसिंग, देन ये ई वाला होता है, ए वाला होता है, ई वाला, देन VOS विल बी द मार्केट प्राइस ऑफ बैग्स, शीट नहीं, द VOS विल बी मार्केट प्राइस ऑफ बैग्स। फिर जो बैग्स बने हैं उनकी मार्केट वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। If exempt goods are supplied to registered person for पकवाई या for बनवाई, then VOS will be fair market value, excluding the amount of sales tax. पकवाई से मुराद फिर जो फाइनल चीज बनी है, पकवाई तो मैं वो खाला वाली मिसाल से दे रहा हूं, तो नहीं कुछ पकवाई होनी, इधर तो बनवाई होनी है। ओके अच्छा मोहतरम, ये बिजली और गैस और गाड़ी, इसको भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो बस ये 2-3 लाइनें पढ़ के जरा खत्म करते हैं बात आज, फिर न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। अच्छा ये ना थर्ड शेड्यूल वाली जो चीजें हैं, इसको इसने दोबारा ला के VOS की डेफिनेशन में डाल दिया, शायद इसलिए कि थर्ड शेड्यूल वाली चीजें सिर्फ कितनी हैं, 20, और इसके अलावा पाकिस्तान में हजारों चीजें हैं। तो थर्ड शेड्यूल वाली चीजों को दोबारा VOS की डेफिनेशन में डाल दिया ताकि VOS की डेफिनेशन की आपको इंपॉर्टेंस पता चले कि VOS ही असल में कोई चीज है। लेकिन पेपर में हम थर्ड शेड्यूल वाली चीजों के लिए VOS का लफ्ज नहीं यूज करेंगे, पेपर में हम थर्ड शेड्यूल वाली चीजों के लिए रिटेल प्राइस का लफ्ज यूज करेंगे। तो इन केस ऑफ अ टैक्सेबल सेल विद रेफरेंस टू रिटेल टैक्स, रिटेल टैक्स, ये ऐसे इसने नया लफ्ज ऐड किया, इसको ये लफ्ज ऐड करना नहीं चाहिए था। तो हमने जो वो मिसाल लिखी हुई है ना, नोट की हुई है, उसमें हमने रिटेल प्राइस का लफ्ज लिखा था आइसक्रीम के डब्बे में, वो पहले सफे पे जो मिसाल नोट की थी, और साथ सेल्स टैक्स का लफ्ज लिखा था। तो सुबह वाली क्लास में मैंने फिर उनको कहा कि ये आप सेल्स टैक्स को रिटेल टैक्स भी कह सकते हैं, विद रेफरेंस टू ओनली 20 आइटम्स, विद रेफरेंस टू ओनली 20 आइटम्स। तो वो जो 20 चीजें पाकिस्तान में बिकती हैं उनके लिए टिश्यू पेपर और ये सारी, उनकी प्राइस को रिटेल प्राइस कहते हैं 200 रुपए को, उनके 34 को सेल्स टैक्स भी कह सकते हैं और 34 को रिटेल टैक्स भी कह सकते हैं। तो VOS एक ब्रॉड डेफिनेशन थी, उसने छोटी सी डेफिनेशन को अपने अंदर दोबारा रिवाइज करा दिया। ये पहले सफे पे जाके आपको मिसाल मिलेगी कहीं, रिटेल प्राइस की डेफिनेशन ढूंढे पहले सफे पे, मिल गया 200 और 34 और 234। लेकिन ये आइसक्रीम की बात हो रही है या ये बात हो रही है AC की, आइसक्रीम की। तो थर्ड शेड्यूल वाली चीजों की प्राइस को रिटेल प्राइस कहते हैं और उनके ऊपर टैक्स को रिटेल टैक्स। इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई विद रेफरेंस टू थर्ड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल लिख लें आगे, आगे अंग्रेजी वही, अंग्रेजी में कोई मुश्किल नहीं है। द पैसे विच अ सेलर विल चार्ज फ्रॉम बायर, द पैसे विच अ सेलर विल चार्ज, सेलर किससे पैसे चार्ज करता है, फ्रॉम बायर। द पैसे इन मनी, ये जो भी करते हैं, द प्राइस ऑफ टैक्सेबल गुड विच अ सेलर विल चार्ज फ्रॉम बायर, और सच द प्राइस एज मे बी फिक्स्ड बाय बोर्ड, बोर्ड अगर कोई और प्राइस बता दे वो और बात है। अच्छा पता नहीं इस डब्बे के बाद बच्चे सवाल के पूछते हैं डब्बे में डाला था याद करना है, भाई ये सारा याद करना है, सारा याद करने के लिए, ये पता नहीं इस सेक्शन में लोग सवाल क्यों पूछते हैं। इधर आओ जरा मेरे पास, यहां से लेके वहां तक और वहां से लेके यहां तक सारा याद करना है जी। जी जी फिर नहीं होगा कुछ, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे कुछ। ओके अच्छा जी, आखिरी कॉन्सेप्ट आज का, द बोर्ड में फिक्स द वैल्यू ऑफ एनी इंपोर्टेड गुड्स और टैक्सेबल सेल। इंपोर्टेड गुड्स की मिसाल आपको मैंने दी थी इंजन, और टैक्सेबल सेल की मिसाल दी थी टैक्सेबल सेल ऑफ कार बाय होंडा। द बोर्ड में फिक्स द वैल्यू ऑफ इंजन, द बोर्ड में फिक्स द वैल्यू ऑफ सेल। इसका क्या मतलब है, गाड़ी की फेयर वैल्यू है 30 लाख, 30 लाख, 3 मिलियन। बोर्ड ने कहा यार तुम लोग 2 नंबरी कर रहे हो, इतनी सस्ती गाड़ी बेच रहे हो, बोर्ड ने फिक्स कर दी प्राइस 3.4। अच्छा, यू सोल्ड कार एट, आपने गाड़ी बेची एट 3 मिलियन,
आपने बोर्ड को कहा यार 3.4 मिलियन की तो कोई खरीद ही नहीं रहा, तो मैं कहां से गाड़ी 3.4 की बेचूं? बोर्ड ने कहा मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। मैंने जब तुम्हें कहा था कि तुम 34 लाख की बेचो, तो यूर VOS विल बी 3.4 बिकॉज आई हैव फिक्स्ड इट, मैंने फिक्स कर दिया। अब तुम 30 लाख की बेचो, ये तुम्हारी बला से। मैंने कितने की बेची है? बोले 3 मिलियन की। लेकिन ये भी तो हो सकता है यार कि मैं 3.5 मिलियन की बेच दूं। मेरे पास सरासिफ आए, मैंने कहा जी 30 लाख की मैं आपको बेचता हूं। बोर्ड कहेगा तुमने सही नहीं किया, तुमने सही नहीं किया, इसको 3.4 करो। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मेरे पास, एक मिनट, अगर ऐसा हो जाए कि मेरे पास बिलावल आए और बिलावल आके गए होंडा के पास, भाईजान गाड़ी दे दो, ये बिलावल कहीं नहीं यार 35 लाख दे दे यार तेरी मेहरबानी, बिलावल 35 लाख देके चला जाए। अब इस सूरत में बोर्ड कहेगा यार मैंने जो फिक्स की थी ना उसको छोड़ो, छोड़ो यार, मेरे ख्याल से 35 लाख ही कर लो तो बेहतर है। क्या ख्याल है? हाँ बस। तो अगर बोर्ड ने कोई प्राइस फिक्स कर दी है तो वही VOS है। लेकिन अगर आप बोर्ड से भी आगे निकलते हैं तो बोर्ड कहते हैं फिर वही जो प्राइस आपने ली है फिर वही VOS है। नोट करो, रेड मार्कर के अलावा बाकी सारा क्वेश्चन है, और रेड मार्कर क्या है? सॉल्यूशन। चलेंगे, द बोर्ड, ट्राई करें, द बोर्ड मे फिक्स द वैल्यू ऑफ एनी टैक्सेबल सेल। आगे तो बस लिखा हुआ है मे फिक्स डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ सेम टाइप्स ऑफ गुड्स। सेम गाड़ी ऑटोमेटिक भी होती है, मैनुअल भी होती है, कोई टर्बो इंजन होता है, कोई कुछ होता है, तो डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट प्राइस भी बोर्ड फिक्स कर सकता है। ये तो उसने ऐसी तमहीद बांधने के लिए बात लिखी है। पहली तो बात है बोर्ड प्राइस फिक्स कर सकता है। अगर बोर्ड ने फिक्स कर दी और आप बजिद रहे 3 पे ही बेचने पे, तो फिक्स कितने पे किया? 3.4, तो VOS विल बी 3.4। 17% पेपर में 3.4 पे लगाएंगे। लेकिन अगर आप बोर्ड से भी आगे निकल जाएं, इफ सप्लाई इज मेड एट अ हायर वैल्यू देन फिक्स बाय बोर्ड, देन वैल्यू शेल बी द एक्चुअल प्राइस। फिर एक्चुअल प्राइस आपकी वैल्यू होगी। ओके ठीक है जी, इट्स ओवर। अब मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं। आप लोगों ने पेज नंबर 499 पर आना है। पेज 499 पर आकर आप इन सारी चीजों का मुझे ट्रीटमेंट बताएंगे। आगे हैं पेज 499 पर। एक पेज मैं खोल देता हूं आपको, वो आपको भी ढूंढने की जरूरत नहीं है कि आपने कहां लिखा था। ये वाला पेज। अब आप इस डेटे को पढ़ के जज कर लें कि कौन कौन सी सेल की हैं। सेल मैंने आपको बताया था टैक्सेबल भी होती हैं, एग्जेम्प्ट भी होती हैं। पहले देख लें जरा, सेल टैक्सेबल भी होती हैं, एग्जेम्प्ट भी होती हैं। टैक्सेबल में जो पाकिस्तान में सेल हो वो इधर आ जाएंगी, जो बाहर के मुल्क में सेल हो वो इधर आ जाएंगी। फिर पाकिस्तान में सेल अगर आप अच्छे बच्चे को करें तो 17%, और अगर बुरे बच्चे को करें तो फिर 17 जमा 3, 20 का लफ्ज कभी नहीं बोलना, 17 जमा 3, क्योंकि 20% पेपर में कहीं अप्लाई नहीं करना होता। आपने 17 लाख लगाना होता है, 3% मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल में अलग लगाना होता है। तो अगर आपने गाड़ी डॉलेंस को बेच दी है तो बहुत अच्छी बात है, आप 17% लगा दें। लेकिन अगर आपने गाड़ी ऐसे बंदे को बेची है जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराना चाहिए था जिसे अपने आप को, फिर भी नहीं करवा रहा, तो इसे अनरजिस्टर्ड बंदा कहते हैं। तो फिर सेल कितने परसेंट पे लगेगी? 17 जमा 3, तो 1 2 3 4। इस 4 में से आइडेंटिफाई कर लें ये वाली सेलें कौन सी हैं। 1 मिनट दे रहा हूं आपको। बस सिर्फ पढ़ते रहें और देखते रहें। आपने कौन सा पेज खोला है? हाँ 499। ना अभी बातें नहीं, आखिरी रो बातें नहीं करें। जस्ट गिव अ रीडिंग, रटे नहीं मारने। 5-6 पॉइंट में रीडिंग कर देंगे, पढ़ लिया? चलें जी, आ जाए आप। मिस्टर अजहर हैज प्रोवाइडेड द, ये कहा हमने न्यूमेरिकल करना है क्लास में, अभी थोड़ी सी बेस बना लेते हैं। मिस्टर अजहर हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी।
लोकल टैक्सेबल सेल टू रजिस्टर्ड, कितना मजे का है देखें, ये तो एक्सपोर्ट है ना, तो ये लोकल है, लोकल टैक्सेबल सेल टू रजिस्टर्ड। मजा आया, सभी बता दिया, पीछे रह क्या गया है, ये तो एक्सपोर्ट है ना, तो ये लोकल होगी, लोकल टैक्सेबल सेल टू, तो बता दें ये 17% पे जाएगी या 17 जमा 3 पे जाएगी, 17 जमा 3 पे नहीं जाएगी, 17 पे जाएगी, यानी सेल पे हम कितने परसेंट टैक्स लगाएंगे, 17%। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, ये 30,000 का क्या करें, पड़ा रहने दें या माइनस कर दें? अच्छा आपको पता है जो पैसे एडवांस आए होते हैं इसका मतलब है अभी चीजें डिलीवर नहीं हुई, तो एडवांस का मतलब होता है गुड्स येट नॉट डिलीवर्ड। अगर इस पे किसी को कंफ्यूजन है तो जरूर पूछ लें मेरे से, ये जो मैंने ऊपर लिखी है इंग्लिश, एडवांस पैसे दे दिए आपने दुकानदार को, इसका क्या मतलब है, अभी एडवांस ही है वो, अभी तक गुड डिलीवर। अब बता दें हमारी 2750 की सेल में 30 रुपए की सेल, इसी तरह बोलूंगा ना, 2750 की सेल में 30 रुपए की सेल ऐसी सेल है जिसकी अभी तक चीजें मैंने डिस्पैच नहीं की, चीजें मैंने बेची नहीं है, अभी तो पैसे पड़े हुए हैं, कोई बंदा पैसे देके मैंने चीजें नहीं डिलीवर की, बताएं अभी हम पढ़ के आए हैं, अगर चीजें डिलीवर ना हो सेल बुक ही नहीं हो सकती, तो इसलिए इसकी सेल बुक नहीं होनी चाहिए। इसकी सेल कब बुक होगी, जब एडवांस अभी आ गया हुआ है, अगले महीने या उससे अगले महीने इंशाल्लाह हम डिलीवरी कर देंगे। तो इस एग्जांपल से पढ़ के मुझे ये लग रहा है, पता नहीं आपको क्या क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि जनवरी का महीना है मेरा, ये देखें जनवरी का महीना है मेरा, इसमें एडवांस रिसीव हुआ है जिसे मैंने अभी सुबह नाम दिया था कैश, एडवांस रिसीव हुए, पैसे रिसीव हुए, जिसको मैं कैश रिसीव भी कह सकता हूं, कैश रिसीव्ड इन एडवांस। सेल शायद फरवरी में हो जाए, शायद, क्योंकि सवाल तो नहीं बता रहा सेल कब होनी है, शायद डिलीवरी फरवरी में हो जाए, शायद मार्च में हो जाए, शायद अप्रैल में हो जाए, लेकिन आई एम डैम श्योर कि डिलीवरी जनवरी से पहले नहीं हुई, क्योंकि एडवांस का मतलब ही ये होता है कि पहले पैसे बाद में चीजें। तो डिलीवरी की डेट उसने नहीं बताई, लेकिन ये 30,000 इंशाल्लाह फरवरी मार्च या अप्रैल में डिलीवर होगा। अभी तो दुकानदार के पास सिर्फ क्या पड़ा हुआ है, और बोले एडवांस पड़ा, तो इसलिए ये आप नोट कर सकते हैं। इसलिए आप बता दें इज इट माई डिलीवरी, तो इसको सेल में कब डालूंगा, फरवरी में, जनवरी में सेल में डालूं या ना डालूं, अगर डाल दिया है इंक्लूड है, तो इनकम टैक्स में भी न्यूमेरिकल्स में आप माइनस माइनस कहते थे चीजें जो इंक्लूड हुई होती थी, तो उसी टाइप की कुछ चीजें इंक्लूड वाली चीज माइनस करनी पड़ेगी। तो कल इंशाल्लाह 2750 में से 30 माइनस करके सवाल शुरू करेंगे। अच्छा जी आगे पढ़े, आगे क्या लिखा हुआ है, लोकल टैक्सेबल सेल टू लोकल, ये तो एक्सपोर्ट है ना, लोकल टैक्सेबल सेल टू, बुरा मना गया यार, लोकल टैक्सेबल सेल टू, तो ये किस कैटेगरी में जाएगी, 17 जमा 3, तो कल इस पे हम 17 जमा 3% लगाएंगे। सेल ऑफ आइसक्रीम एन आइटम ऑफ, क्योंकि हमें तो याद नहीं कि थर्ड शेड्यूल में कौन कौन सी चीजें हैं, तो एग्जामिनर को बताना पड़ेगा, हमने वो 20 आइटम्स के नाम तो नहीं याद किए, तो एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि आइसक्रीम थर्ड शेड्यूल का आइटम है, इसकी रिटेल प्राइस कितनी है 15 लाख, लेकिन हमने डिस्काउंट करके कितने की बेच दी 12 लाख। भाई ये चीज मैंने आपको आज नहीं बताई, ये चीज मैंने आपको पहले की बताई हुई है। असल में ये जो चीजें हैं ना थर्ड शेड्यूल वाली, ये हमने पेज 458 पे पढ़ा था कि इसकी प्राइस मैन्युफैक्चर फिक्स करके डब्बे पे लिख देता है, तो इन पे ना डिस्काउंट नहीं मिल सकता थर्ड शेड्यूल वाली 20 चीजों पे। बाकी चीजों पे मैंने आपको बताया आज डिस्काउंट मिल सकता है, वो जो 20 के अलावा बाकी चीजें हैं ना, एसी, हीटर, ओवन, वॉशिंग मशीन, व्हाइट बोर्ड, गाड़ी, उन पे डिस्काउंट मिल सकता है, ट्रेड डिस्काउंट हमने उसका नाम रखा था शायद आज। लेकिन ये जो 20 चीजें हैं ना, आज अजीब सी बात आने लगा, उन 20 चीजों पे डिस्काउंट नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि टिश्यू पेपर के डब्बे पे जो प्राइस मैन्युफैक्चरर ने लिख दी वही प्राइस है और वही सेल्स टैक्स है। अब दुकानदार रहम खा के आपको सस्ता दे भी दे तो हुकूमत इस बात को नहीं मानेगी। हुकूमत सेल्स टैक्स किस पे लेगी? रिटेल प्राइस इज अ प्राइस विच इज फिक्स्ड बाय मैन्युफैक्चरर। तो एक काम आप अपने पेपर में किया करना है कि थर्ड शेड्यूल वाली चीजों में क्या ढूंढनी है, डिस्काउंटेड प्राइस नहीं ढूंढनी। इसको मैं काट रहा हूं, तो इंशाल्लाह कल 15 लाख पे लगाएंगे 17%। तो ये एक थोड़ी सी नई चीज ऐड होगी हमारी डिक्शनरी में कि उन 20 चीजों पे ना डिस्काउंट नहीं मिल सकता। अगर दुकानदार दे दे तो उसकी मर्जी है, हम किस पे 17% लगाएंगे? रिटेल प्राइस पे। आगे तो आसान है, कुछ भी नहीं। गुड्स टेकन फॉर प्राइवेट यूज कल पढ़ा था, ढूंढते हैं कहीं गुड्स टेकन फॉर प्राइवेट यूज।
पहले तो मैं इसको डेफिनेशन से दिखा देता हूं, ये सेल की डेफिनेशन में है, कल आपको पढ़ाया था पेज नंबर 461 पे, सेल की डेफिनेशन में, ये पहली बात होगी। और दूसरी बात जो लॉजिक वाली है, अगर ये चीजें घर ना लेके जाते तो ये बाजार बिकती, तो बाजार बिकती तो सेल में जाती ना, तो फिर ये सेल टाइप कोई चीज है। तो इसको भी, अच्छा इसको 17 - 3 में ना डालिएगा, इसको बस 17% में ही डाल दीजिएगा। इधर कौन सा बुरा बच्चा इन्वॉल्व है, बस हम घर चीजें लेके चले गए। तो नहीं, ये कोई थर्ड शेड्यूल वाले को लफ्ज लिखा हुआ इधर 0.4 के साथ, नहीं थर्ड शेड्यूल वाला लफ्ज नहीं लिखा हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट लाइफ सेविंग ड्रग्स। अब हमें तो नहीं पता, हम तो ड्रग का लफ्ज पढ़ते ही भाग जाते हैं। तो ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हमें क्या पता, कहते हैं मैं बता देता हूँ, ये एग्जाम्प्ट है, बस एग्जाम्प्ट है तो एग्जाम्प्ट है, तो फिर इधर डाल दें वो जो ये वाली एग्जाम्प्ट सेल, तो इसका क्रॉस डाल दें। इसके आगे एक्सपोर्ट्स को कहां डालें, 0%। शायद आपको याद हो एक्सपोर्ट सेल और एग्जाम्प्ट सेल के इनपुट में फर्क था कुछ, इसका रिफंड हो जाता था, इसका डेड हो जाता था। चलें कल करेंगे। अच्छा एक आप चीज बता दें मुझे, अफसोस हुआ उस क्लास में मुझे ये सुन के कि इस एडजस्टमेंट में से बच्चों को पता नहीं चला कि सेल रिटर्न कौन सी है। आप जरा पढ़ के देखें सेल रिटर्न कौन सी है और परचेज रिटर्न कौन सी है। सेल रिटर्न पता है ना क्या होती है, और परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्या होती है, टायर वापस करना जनरल टायर को, और सेल रिटर्न क्या होती है, सरासिफ गाड़ी वापस कर गए। तो परचेज रिटर्न क्या होती है, जरा जल्दी से बताएं। होंडा ने टायर वापस कर दिए, पसंद नहीं आए। और सेल रिटर्न क्या होती है, सरासिफ ने होंडा को गाड़ी वापस कर दी, ये सेल रिटर्न होती है ना। जरा ट्राई करें, सेल रिटर्न ढूंढें, परचेज रिटर्न अभी रहने दें। सेकंड वाली क्या है, सेल रिटर्न। गुड्स वर रिटर्न बाय कस्टमर्स टू अस, लिख लें, बाय कस्टमर्स टू अस, इसे क्या कहते हैं, सेल रिटर्न। अच्छा ऊपर क्या लिखा हुआ है, घटिया क्वालिटी की चीजें, यही है यार उर्दू वाले अब यही कहते हैं, अब मुझे ऐसे देख रहे हैं, मैं तर्जुमा किया सिर्फ। घटिया क्वालिटी की चीजें वर रिटर्न्ड टू वेंडर्स बाय अस। असल में वेंडर जो होते हैं ना वो सप्लायर होते हैं, जैसे जनरल टायर है, वेंडर सप्लायर होते हैं। स्टिल इफ समवन हैज कंफ्यूजन, तो फिर दूसरी क्लास में मैंने उनको ये बना के दे दिया था, होंडा वाले जनरल टायर को सप्लायर भी कहते हैं, वेंडर भी कहते हैं, और होंडा वाले सरासिफ को कस्टमर कहेंगे। और अगर कोई और लफ्ज यहां ऐड हुए आने वाले दिनों में, हमें नजर आए किसी और सवाल में, वो भी हम यहां लफ्ज ऐड कर लेंगे। फिलहाल वेंडर और सप्लायर दो लफ्ज काफी हैं। और जनरल टायर से हम चीजें खरीदते भी हैं, उनको वापस भी करते हैं। सरासिफ को हम चीजें बेचते भी हैं और सरासिफ हमें वापस भी करते हैं। और आखिरी बात जरा सुन लें, अकाउंटिंग के टीचर इसको डेटर कहते हैं, और अगर पैसे ना मिलें, और इसे क्रेडिटर कहते हैं। अकाउंटिंग के टीचर इसको डेटर कहते हैं, इसे क्रेडिटर कहते हैं। तो ये अगर आप नोट करना चाहें, यहां से पता चल जाएगा। ले आओ भाई टेस्ट, आप जरा नोट कर लें, कल इंशाल्लाह फिर न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। ये रिकॉर्डिंग ऑन रखो जी। ये फिजिकल वाले हैं, ये भी जरा तरतीब से लगा दो, बैठ जाओ। अच्छा ये आई रियली अप्रिशिएट यू हाइब्रिड वाले हजरात, एंड आई रियली सल्यूट यू उस क्लास में बैठे हुए बच्चे, उन्होंने ज्यादा टेस्ट दिए हैं, इधर बैठे वालों ने कम टेस्ट दिए हैं। हमाद अहमद एक्सेलेंट, खड़े हो जाए मोहतरम, 300 रुपया निकालें। हमाद अहमद जी फर्स्ट पोजीशन, 54 मार्क्स आउट ऑफ 67 जी। फातिमा सुभान अली वेल्डन 45.75 सेकंड पोजीशन, 45.75। वसीम रजा 45.5, यदि रीचेक करो दोनों के। अच्छा 0.75 शायद इसके बनते हो कहीं और, तो बराबर आ जाएंगे। 45.5 वसीम रजा, वेल डन। इधर आए ना, तो वो तो बंदा निकला नहीं, आप तो बाहर आए, हाथ हिलाएं। सबको पता ही नहीं क्लास में कैसे कैसे दरख्शंदा सितारे बैठे हुए हैं। कैमरे की तरफ चेहरा करके हाथ हिला दें। ओके चलें। अच्छा जी, जैन हैदर, उसामा जफर और मोहम्मद आजान रऊफ उस क्लास से इधर तशरीफ ले आए। भाई आप लोग सारे देखें पहले इनको। जी जी जी, जगह दे दें इनको, जगह दे दें इनको, जगह दे दें। ओके
ठीक है भाई, जिसकी कोई क्लास है वो जाते नहीं, मैं बाकी टेस्ट इंशाल्लाह इधर मारने लगा हूँ। और हाइब्रिड वाले हजरात अच्छा जल्दी आ जाओ। जैन हैदर साहब कौन है? जैन हैदर साहब, एक्सेलेंट भाई जैन हैदर साहब, 44.75 मार्क्स, फर्स्ट पोजीशन। जी उसामा जफर साहब 40.75। जी इनको 200 रुपये दीजिएगा। 100 रुपये। अजान रऊफ साहब 39.25। हाइब्रिड वाले अगर उधर बैठ सकते हैं तो मैं कितने हाइब्रिड वाले अगर उधर बैठ सकते हैं तो मैं 2-3 मिनट में आ रहा हूँ, जिसकी कोई क्लास है वो चला जाए। जी सगीर अब्बास, रिकॉर्डिंग बंद कर दो।